एक गांव में गोलू नाम का एक नौजवान रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। एकदम भोला सा। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जैसा उसके घर वाले और लोग उसे बोल देते वैसा ही वो कर देता, और जो उसे लगता बिना सोचे समझे लोगों के सामने वही बोल देता। गोलू के घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। उसके पिता के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन थी, जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। गोलू के माता पिता भी काफी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन लोग उनके इस दयालु स्वभाव का गलत फायदा उठाते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी सुनाकर उनसे अनाज और पैसे उधार मांग लेते, लेकिन लौटाते समय आनाकानी करते और तरह तरह के बहाने बनाते। गोलू के माता पिता भी अपने शांत और दयालु स्वभाव की वजह से लोगों पर अपना उधार वापस लेने के लिए दबाव नहीं डालते थे। इस तरीके से दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच उनके बहुत से पैसे उधार के रूप में फंस चुके थे। इसके बावजूद अब भी अगर उनके पास कोई अपनी मजबूरी सुनाकर रोने लग जाता, तो वो इसे भी धन या पैसे उधार देकर उसकी मदद कर देते। अपने माता पिता की वजह से ही शायद गोलू का स्वभाव भी इतना भोला हो गया था। इसी बीच गोलू के माता पिता बड़े धूमधाम से गोलू की शादी कर देते हैं, लेकिन गोलू की पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज और नाज नखरे वाली थी। इसलिए वो अपनी मन मर्जी के खर्चे करती और अपनी बातों से घर वालों को दबा कर रखती। लेकिन गोलू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता और उसे अपनी सारी बातें साझा करता। इसी तरीके से कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक गोलू के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें गांव के वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन गांव के वैद्य को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। फिर उन्हें नगर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहां जाकर उन्हें पता चला कि गोलू के पिता के शरीर में ऐसे रोग की शुरुआत हो गई है जिस रोग का कोई भी इलाज नहीं है। क्योंकि अभी रोग की शुरुआत है, इसलिए अगर सही उपचार किया जाए तो संभावना है कि रोगी को बचाया जा सकता है। लेकिन इस उपचार में समय और धन दोनों की बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ सकती है। गोलू और गोलू के पिता को वैद्य के पास छोड़कर उसकी माँ धन की व्यवस्था करने के लिए गांव वापस आ जाती है, और वह उन सभी लोगों के घर जाती है जिन्होंने पैसे उधार दे रखे थे। उनमें से कुछ लोग तो पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ वहाँ के बहाने बनाकर बात को टाल देते हैं। इसलिए गोलू की माँ गांव के सेठ से ब्याज में पैसे लेकर शहर वापस चली आती है और अपने पति का इलाज शुरू करवाती है। लेकिन इलाज बहुत ही महंगा था और लंबा चल रहा था। इसीलिए साहूकार से और ज्यादा पैसे उधार लेने की बजाय गोलू और उसकी माँ ने अपने कुछ खेत बेचने का निश्चय किया, और उन्होंने अपने कुछ खेत गांव के सेठ को ही बेच दिए। इतना लंबा इलाज कराने के बावजूद भी गोलू के पिता की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके इलाज के खर्चों की वजह से लगातार गोलू के माँ के गहने और उनके खेत बिकते चले गए। अब तो उनके पास नाम मात्र के ही खेत शेष रह गए थे। लेकिन दूसरी तरफ गोलू के पिता की तबीयत दिनों दिन और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन जब गोलू बाजार से कुछ सामान लेकर घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता का सर अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रो रही थी। गोलू के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ भी बहुत उदास और दुखी रहने लगी थी। साथ ही उनके परिवार में गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि जो थोड़े बहुत खेत बचे भी थे उन्हें गोलू सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। अब तक घर और खेत की सारी जिम्मेदारी उसके पिता ही संभाला करते थे, इसलिए किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था गोलू। गोलू की पत्नी, जिसे मन मर्जी खर्चा करने की आदत लग चुकी थी, अब उसके फिजूल खर्चे भी बंद हो चुके थे। इसलिए अब वो अपनी सास और गोलू से खुश नहीं थी। घर में रोज छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेती। गोलू और उसकी माँ चुपचाप उसकी बातें सुन लिया करते। गोलू अपने साधारण स्वभाव की वजह से अपनी सारी कमजोरियों, पिछली गलतियों और सारी बेवकूफियों के बारे में अपनी पत्नी को बता देता। बाद में पत्नी उसकी इन्हीं बेवकूफियों के बारे में बोल बोल कर उसको ताना मारती थी। इसी तरह से लोग भी उसकी पीठ पीछे उसके बारे में तरह तरह की बातें करते और उसका मजाक बनाते।
लोग गोलू और उसकी माँ के सामने अच्छी अच्छी सलाह तो देते, लेकिन कोई भी असलियत में उसकी मदद करने के लिए उसके सामने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन अचानक रात में गोलू की माँ के सीने में दर्द उठा और वो भी भगवान को प्यारी हो गई। इस घटना के बाद से गोलू बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। काम तो वह पहले से ही ठीक से नहीं कर पा रहा था, लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद अब वो घर में ही उदास और दुखी होकर पड़ा रहता था। इस बात पर उसकी पत्नी उसे दिन भर ताने मारती और पड़ोसियों से उसकी बुराई भी करती। वह कहती जैसे इसके माँ बाप ने डरपोक थे वैसे ये भी हैं। जब गोलू उसियों के मुंह से अपनी पत्नी के द्वारा की गई उसकी बुराई के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वे अपनी पत्नी की पड़ोसियों से बुराई कर देता है। उसकी इस आदत की वजह से पड़ोसी अपने सामने गोलू और उसकी पत्नी का मजाक बनाते हैं और उन दोनों की एक दूसरे से चुगली भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से गोलू और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। एक दिन झगड़े के दौरान उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई और यह साथ में धमकी भी दे गई कि अब वे कभी वापस नहीं आएगी। पत्नी के जाने के बाद गोलू और भी अकेला पड़ गया। इस प्रकार पूरे दिन घर में रहकर अपने भाग्य को कोसता रहता। कई बार तो उसे विचार आया कि अब आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर रुक जाता। कुछ समय पहले तक जो लोग गोलू को अपना दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी बताकर मीठी मीठी बातें किया करते थे और उसके पिता से सहायता मांगते थे, आज वही लोग गोलू का मजाक उड़ाते और उसे पागल कहते। अंदर से दुखी और पूरी तरह से गोलू टूट चुका था, बस किसी तरह अपना जीवन काट रहा था। लेकिन एक दिन गोलू के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा आते हैं। गोलू को उन महात्मा के बारे में पता चलता है तो सीधे उनके पास जाता है और उनके चरणों में सिर रखकर रोने लगता है। महात्मा गोलू को उठाते हैं और उसके इस असीम दुख का कारण पूछते हैं तो गोलू अपने परिवार की सारी कहानी महात्मा जी को सुनाता है। गोलू की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी उससे कहते हैं, तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का हद से ज्यादा सीधा होना ही इन सब परेशानियों का कारण है। जिन बातों को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे सीधे स्वभाव का इलाज तो लोगों के द्वारा दिए गए धोखों, तानों और तुम्हारी इस हालत ने ही कर दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें उन बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। गोलू पूरा ध्यान लगाकर महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहली बात तो जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वो है तुम्हारे दुख और मजबूरी। ज्यादातर लोगों के जीवन में छोटा सा दुख और मजबूरी आई नहीं कि वो उसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने से हमें उस दुख से छुटकारा मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में तो हम अपनी कमजोरी और मजबूरी को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। लेकिन अगर गलती से भी आपने अपनी मजबूरी अपने दुश्मन को बता दी तो वह तुम्हारी इस मजबूरी का गलत फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि वह समझ जाएगा कि इस समय तुम कमजोर और मजबूर हो और तुमसे बदला लेने का यही समय है। इसलिए अपने दुख और मजबूरी को किसी के साथ भी साझा मत करो। महात्मा ने आगे कहा, दूसरी बात जो तुम्हें लोगों से साझा नहीं करनी है वो अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं। अतीत में जो भी गलतियां हमसे हो चुकी हैं, फिर चाहे वो हमारी बेवकूफी की वजह से ही क्यों ना हो या हमने जानबूझकर की हो, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को कभी भी नहीं बताना चाहिए। ऐसा करके हम लोगों की नजरों में उपहास का पात्र जरूर बन जाते हैं। हमारी अतीत की गलतियां पता चलने के बाद लोग हमें शक की नजर से देखना शुरू कर देते हैं और लोगों को हम पर भरोसा भी कम हो जाता है। महात्मा जी ने आगे कहा, तीसरी बात जो तुम्हें नहीं बतानी है वो अपने घर की बातें। हमारे घर में हमारे माता पिता, बच्चों, सास बहू या पति पत्नी के बीच क्या बातें हो रही हैं, वे हमें कभी भी किसी से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अक्सर घर में छोटी मोटी बहस या लड़ाई तो हर घरों में होती है। दूसरों से बताने पर भविष्य में हमारी इन्हीं बातों के लिए हमें नीचा दिखाया जा सकता है या लोगों के सामने हमें अपमानित भी किया जा सकता है। और वैसे भी जब हम लोगों के सामने अपने घर की बातें बताना शुरू कर देते हैं
तो लोगों को हमारे घरेलू मामलों में घुसने का मौका मिल जाता है और वो जरूरत पड़ने पर हमारे इस घरेलू मनमुटाव का फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा भी जब घर वालों को पता चलता है कि परिवार के किसी सदस्य ने उसकी बुराई की है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इस बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। महात्मा जी ने कहा, चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वो अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। पहली बात तो ज्यादातर लोगों को अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता है तो तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। लेकिन दूसरों के सामने अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में न बताने के दो बड़े कारण हैं। पहला, अगर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता चल जाए तो वो तुम्हारी ताकत रह ही नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी उस ताकत का कोई न कोई तोड़ निकाल ही लेंगे। और अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी लोगों के सामने आ जाती है तो लोग अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हारी उसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। महात्मा ने कहा, पांचवी बात जो तुम्हें दूसरों से नहीं बतानी है वो है अपनी आमदनी और अपने धन के बारे में। अब किसी से अपनी आमदनी के बारे में न बताने का क्या कारण हो सकता है? इसके भी दो कारण हैं। पहला, अगर हम अपनी आमदनी कम है और लोगों की इस बारे में पता चल जाता है तो जरूरत पड़ने पर कभी भी हमारी आर्थिक मदद नहीं करेंगे और हमसे दूर भागेंगे, क्योंकि समाज में एक गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता। उन्हें इस बात का डर होता है कि इसकी आमदनी तो वैसे भी कम है, ये पैसे वापस करेगा कैसे। और साथ ही हमारी आमदनी के बारे में जानकर लोग हमारी हैसियत का अनुमान भी लगा लेते हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी ज्यादा है और लोगों को इसके बारे में पता है तो छोटी से छोटी जरूरत पड़ने पर भी आप ही के पास आर्थिक मदद मांगने आएंगे और आप किसी कारण से मना भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपकी ज्यादा आमदनी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपके आपसी मनमुटाव और झगड़े का कारण बन सकती है। महात्मा ने आगे कहा, छठी बात जो तुम्हें नहीं बतानी है लोगों के सामने वो है अपने अपमान के बारे में। अगर तुम्हें किसी कारण से कहीं पर भी अपमानित होना हुआ हो तो इसके बारे में कभी चर्चा मत करो। अपनी पत्नी को भी ना बताओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बेशक उस वक्त तुम्हारे पक्ष में बात करेगी, लेकिन बाद में बात पर तुम्हें उसी अपमान का ताना देती रहेगी। और अगर दूसरे लोगों को भी तुम्हारे उस अतीत में हुए अपमान के बारे में पता चला तो वो भी चार लोगों के सामने तुम्हारे उस अपमान के बारे में बात करके तुम्हें जलील कर सकते हैं। महात्मा ने कहा, सातवीं और अंतिम बात जो तुम्हें दूसरों से नहीं साझा करनी है वो है अपने मित्र और अपने शत्रुओं के बारे में। हालांकि ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे मित्र और शत्रु कौन हैं, लेकिन इस जानकारी का गलत फायदा वे लोग उठा सकते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं। अगर हमारे शत्रुओं को यह पता चल गया कि हमारे मित्र कौन हैं, तो जरूरत पड़ने पर हमारा साथ मित्रों को अपने साथ मिला सकते हैं और हमारे खिलाफ साजिश भी कर सकते हैं। तो अगर मित्रों को ये पता चल जाए कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है तो आने वाले समय में किसी कारणवश हमारा वो मित्र अगर हमारा शत्रु बन जाता है तो वो हमारे उस पुराने शत्रुओं के साथ मिलकर हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए अपने मित्र और शत्रु के बारे में हर जगह सबके सामने बखान कभी भी नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद महात्मा जी मौन होकर गोलू के चेहरे की तरफ देखने लगे। गोलू की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपनी पत्नी, दोस्तों और गांव वालों को अपनी हर एक बात बताकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है और उसके इसी नादानी की वजह से सब उसे बेवकूफ समझते हैं और उसकी पत्नी भी उसकी इज्जत नहीं करती और उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन उस दिन महात्मा जी के सामने ही गोलू ने मन ही मन यह निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने राज किसी को नहीं बताएगा, अपना शोषण नहीं होने देगा और एक जिम्मेदार और अच्छा व्यक्ति बनने का पूरा प्रयास करेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि उन्हें भी इस कहानी से सीखने का मौका मिला।